Unit 11 द कास्टवे रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इनकी मदर जो एक्सपायर हो गई थी जब ये काफ़ी यंग थे, और इनको ज़्यादा कुछ अपने स्कूल और टीचर से सीखने को नहीं मिला जितना इन्होंने प्रकृति से और अपनी परिस्थितियों से सीखा। इनका काफ़ी फेमस वर्क है गीतांजलि, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। सब लोग इस वर्क को तो जानते होंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका और काफ़ी फेमस है। और इनका बंगाली लिटरेचर के अंदर, बंगाली साहित्य के अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क हैं द गार्डनर, द क्रिसेंट मून, फ्रूट गैदरिंग, स्ट्रे बर्ड्स, लवर्स गिफ्ट एंड क्रॉसिंग, फायर फ्लाइज, द चाइल्ड। ये इनके कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। द कास्टवे, इस स्टोरी के अंदर रविंद्रनाथ एक शाम की बात बताते हैं, इवनिंग की बात बताते हैं, जिस टाइम पे आंधी तूफान आया हुआ था और एक घर के अंदर एक हस्बैंड और वाइफ जो है वो बातें कर रहे होते हैं। रिवर की साइड में ये घर होता है चंद्रा नगर शहर में। हस्बैंड का नाम है शहारत और उनकी वाइफ का नाम है किरण। शहारत किरण से कहता है कि अब यहाँ पे हम कुछ और दिन रुक सकते हैं, उसके बाद हम अपने गांव अपने घर जाएंगे। किरण कहती है कि वो अभी काफ़ी रिकवर हो गई है, अब उन्हें यहाँ पे ज़्यादा दिन और नहीं रुकना है, इसीलिए वो शहारत से कहती है कि उसे वापस अपने गांव में जाना है। किरण के साथ हुआ क्या था कि वो अपने गांव में रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, सबके साथ, और वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है। और जो शहारत है वो और उसकी मदर जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो अब शहर में इनके इलाज के लिए इनको लेकर चलेंगे। गांव वाले जो हैं वो काफ़ी मना करते हैं कि क्या कोई औरत जब बीमार हो जाती है गांव में, शहर में उसका इलाज होता है, क्या औरतें गांव में सही नहीं होती। लेकिन जो शहारत है और उसकी जो मदर हैं वो उन गाँव वाले की बात नहीं सुनते हैं और वो चंद्रा नगर नामक एक गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। किरण वहाँ पे रिकवर हो जाती है, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोरी भी वहाँ पे महसूस करती है। एक दिन किरण जो है अपने हस्बैंड से आर्ग्यू कर रही थी कि उनको यहाँ से जाना है, तभी जो है सर्वेंट जो है वो गेट को खटखटाता है, और जब शहारत जाता है गेट खोलने के लिए तो वो देखता है कि रामिन बॉय है, छोटा सा बच्चा है, वो स्विमिंग करके उनके गार्डन तक पहुँच गया है। किरण जाती है, उस बच्चे को सूखे कपड़े देती है और एक दूध का कप देती है और उसको अपने कमरे में इनवाइट करती है। वो उस बच्चे के जो बाल थे वो करली बाल थे, उसकी बड़ी बड़ी एक्सप्रेसिव सी आंखें थी, और जो किरण है वो उस बच्चे से बोलती है कि तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। वो बच्चा बताता है कि उसका नाम नीलकंठ है, वो एक थिएट्रिकल ट्रूप के अंदर काम करता है। उसके जो साथी हैं वो सब जो हैं उनकी स्ट्रॉम की वजह से उनकी बोट टूट जाती है और वो पता नहीं कहाँ है, उनके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है। उसको स्विमिंग करनी अच्छी से आती है, इसीलिए वो शोर तक, किनारे तक पहुँच पाया है। अब जो बॉय था वो अब उनके साथ रहने लग जाता है। किरण को उस बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और वो उसके साथ अब खेलती है, उसके साथ अच्छा उनका टाइम पास हो रहा होता है। जो नीलकंठ था वो भी काफ़ी खुश था क्योंकि वो डबल एस्केप करके आया। एक तो उसका अपने मास्टर से पीछा छूट गया और उसको एक अच्छी वेल्दी फैमिली मिल गई। लेकिन कुछ टाइम बाद शहारत और उसकी मदर जो हैं वो अपना ओपिनियन बदल लेते हैं, क्योंकि अब उनको वो बच्चा जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि वो बच्चा जो है नीलकंठ वो उनके घर से चला जाए। से नीलकंठ को जो शहारत का हुक्का है वो पीने में मज़ा आता है और वो कई बार शहारत का जो सिल्क अम्ब्रेला है उसको लेकर बाहर चला जाता है। अपने नए उसने फ्रेंड भी बना लिए और एक डॉग को भी वो पाल लेता है, और वो डॉग को उसके जो कीचड़ भरे पैर हैं उनको लेके उसे घर पर आ जाता है। वो शहारत के बेड पर जो है वो डॉग बैठ जाता है अपने कीचड़ से भरे हुए पंजों को लेकर। अब ये बच्चा किरण के हाथ से निकल गया था, ये नीलकंठ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था। तो शहारत उसको कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये अब तुम्हारी नहीं सुनेगा, या तुम्हें इसे कि तुम्हारे लाड प्यार ने इस बच्चे को काफ़ी बिगाड़ दिया। अगर किसी बात के लिए पनिशमेंट देनी होती थी तो वो शहारत ही था, वो जो नीलकंठ के कान खींचता था। और जब वो उसको पनिशमेंट देता है नीलकंठ को, तो नीलकंठ समझ जाता है कि जिस तरीके से धरती पे ज़मीन भी है, पानी भी है, उसी तरह इंसान के अंदर जो है और वो उसकी जो ज़िंदगी है वो खाना और मार कुटाई के लिए ही बनी है, और जिसके अंदर मारना पीटना जो है वो ज़्यादा प्रमुख है। नीलकंठ के आने के कुछ टाइम बाद शहारत का छोटा भाई सतीश जो है वो अपनी कॉलेज की छुट्टियों से वो भी उनके पास रहने के लिए आ जाता है।
सतीश और किरण की सेम एज थी, तो वो कई सारे गेम साथ खेलते थे, बातें बनाते थे, हंसते थे, एक दूसरे से अपने जो दुख दर्द है वो सब शेयर करते थे। अब जो सतीश है और किरण जो है वो आपस में बिज़ी हो गए थे काफ़ी अपनी लाइफ में, और नीलकंठ को किरण थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी। अब हेवन ही जानता है कि नीलकंठ के ऊपर क्या बीत रही थी। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अचानक से कड़वाहट जो है वो भर गई थी। नीलकंठ है वो प्रे करता है गॉड के सामने, और वो कहता है कि अगले जन्म में वो फिर से जन्म ले और सतीश से वो बदला लेगा। अब किरण प्रेजेंट नहीं थी, और जब नीलकंठ को खाना दिया जाता था तो ना तो उसको उस खाने का अच्छे से टेस्ट आता था, और एक दिन वो बिना खाए गुस्से से बोलता है कि मुझे भूख नहीं है, और वो अपने कमरे में चला जाता है। उसको लगता है, वो सोचता है कि शायद किरण जो है वो वापस आएंगी उसके पास खाना लेकर, और उन्हें नीलकंठ जो है बच्चा वो सोचता है कि किरण मुझे कहेगी कि नहीं तुम खाओ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है, और जो बचा हुआ खाना होता है वो जो उनकी मेड जो घर पे काम करती है वो उसको ख़त्म करके अपने घर चली जाती है। और नीलकंठ को लगता है कि सतीश जो है वो किरण को उसके खिलाफ जो है वो भड़का रहा है, लेकिन जब वो किरण को देखता है तो वो उसकी वही स्माइल को देखता है जैसे पहले सतीश के आने से पहले वो स्माइल करती थी, उससे बातें करती थी। तो फिर वो सोचता है कि नहीं, इसने मेरे खिलाफ शायद नहीं भड़काया है। नीलकंठ अब ओपनली तो शो नहीं कर सकता था अपना गुस्सा। वो कई बार क्या करता था, जब सतीश स्विमिंग करने के लिए जाता था रिवर पे, तो वो अपना जो साबुन था वो उस स्टेप्स जो हैं वो सीढ़ियों पे छोड़ जाता था, तो नीलकंठ उसे उठाकर रिवर में फेंक देते थे या छुपा देते थे। अब किरण की फैमिली का टाइम आ जाता है कि वो वापस अपने गांव अपने घर जाने के लिए तैयारी करते हैं, पैकिंग वगैरह करने में सब बिजी हो जाते हैं। नीलकंठ से कोई कुछ भी नहीं पूछता, ना तो ये पूछता है कि उसे उनके साथ जाना है या वो यहीं पर रहेगा। नीलकंठ से कोई भी बात इस मैटर पे कोई भी नीलकंठ से क्वेश्चन नहीं करता है। लेकिन किरण जो है वो नीलकंठ से पूछती है कि हम इसको साथ ले जाते हैं, लेकिन जो किरण का हस्बैंड है और उसकी जो मदर है वो उसको मना कर देते हैं कि हम नीलकंठ को अपने साथ अपने गांव में नहीं लेकर जाएंगे। किरण की आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। वो देखती हैं कि अब ये जो अफेक्शन की टाई है अब ये परमानेंट नहीं है, अब उसे नीलकंठ को छोड़ना ही पड़ेगा। सतीश जब कलकत्ता से आया था तो अपने साथ एक बहुत ही सुंदर सा इंक स्टैंड लेकर आया था। वो उसका फेवरेट चीज़ थी, और उसको रोज़ उसको साफ़ करता था एक पुराने सिल्क के कपड़े से। जाने से एक दिन पहले जो है वो इंक स्टैंड मिसिंग था। सब ढूंढ रहे थे कि स्टैंड कहाँ है, तो सतीश गुस्से से बोलता है कि नीलकंठ ने चुराया है, और सब नीलकंठ को सामने लाते हैं। किरण भी वहीं पे होती है। सब नीलकंठ को कहते हैं कि तुम चोर हो, तुमने इंक स्टैंड चुराया है। किरण के प्रेजेंस में जब नीलकंठ को सब चोर बोल रहे थे तो उसकी आंखें एकदम गुस्से से भर जाती हैं, उसकी छाती फूल जाती है और उसका गला बैठ जाता है। किरण ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाती है। वो नीलकंठ को ले जाकर एक कमरे में लेकर जाती है। वहाँ पे उसको बोलती है कि नीलू, अगर तुमने गलती से भी मतलब उस इंस्टेंट को लिया है तो तुम मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। लेकिन जो वो बच्चा है वो सिर्फ रोता है, कुछ भी नहीं बोलता। तो किरण वापस अपने कमरे में आ जाती है। सतीश सजेस्ट करता है कि क्यों ना इस बच्चे के रूम में जाया जाए और उसके बॉक्स और इसके रूम की तलाशी ली जाए। तो किरण इसके लिए बिल्कुल मना करती है, और वो कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। किरण का जो दिल था वो काफ़ी ज़्यादा दया से भर जाता है उस बच्चे के लिए। तो वो उसके लिए 1-2 दिन पहले उसके लिए कुछ कपड़े लेके आई थी, एक नई जोड़ी जूते लेकर आई थी, और एक कुछ और जो चीज़ें थी उसके लिए लेकर आई थी। वो चुपचाप उन सब चीज़ों को लेती है और नीलकंठ के कमरे में जाती हैं, और वो देखती हैं कि इसके अंदर पूरा मतलब संदूक के अंदर सारी चीज़ें मेस्ड अप हो रखी हैं। और वो सोचती है कि इन सभी चीज़ों को एक निकाल कर दोबारा से अच्छे से इनको दोबारा पैक करेगी उसी बॉक्स के अंदर। जब वो धीरे धीरे उसमें से चीज़ें निकाल रही थी नीलकंठ की, तो उसके अंदर जो इंक स्टैंड था वो सबसे नीचे उसको मिल जाता है, और वो एकदम से ज़मीन पर बैठ जाती है, और इंक स्टैंड उसके हाथ में था। वो एकदम चौंक जाती है कि ये सब कैसे हुआ, और ये नीलकंठ के बॉक्स के अंदर ये इंक स्टैंड कैसे आया। इसी टाइम नीलकंठ उस कमरे में आता है, और वो किरण को ये सब देख लेता है कि उसके हाथ में इंक स्टैंड वगैरह है, और किरण को इस बात का नहीं पता कि नीलकंठ उसके पीछे ही खड़ा है। और नीलकंठ ये सब देखते हुए उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अब वो कैसे उसको कन्विंस करेगा किरण को, कि किरण ने तो उसको अब देख ही लिया है कि इंक स्टैंड उसके बॉक्स से मिला। अब किरण तो यही सोचेगी कि मैं ही चोर हूँ और मैंने इस इंक स्टैंड को लिया है।
किरण को कैसे समझाऊंगा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैंने ये इंक स्टैंड लिया है और इसको मैं रिवर में फेंकने ही जा रहा था कि तभी मैंने इसको अपने बॉक्स में वापस से छुपा दिया और वो इंक स्टैंड को रिवर में नहीं फेंका। लेकिन अब मैं वो इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान था कि वो चोर नहीं है, लेकिन किरण को कैसे बताए कि उसने ये चीज़ ली तो है, चोरी तो की है, लेकिन वो चोर नहीं है। तो वो सोचता है कि वो कभी भी किरण को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा और उसको ये लगता है कि किरण जो है वो उस पर जो है जासूसी कर रही है और उसी ने उसके बॉक्स को जाकर चेक किया है। लास्ट में किरण जो है वो उस इंक स्टैंड को वापस से उसी बॉक्स के अंदर रख देती है, नीलकंठ के बॉक्स में, और उसको वापस से वैसे ही चीज़ों को कवर कर देती है और जो वो गिफ्ट लेकर आई थी वो भी उसी बॉक्स के अंदर ऊपर ऊपर रख देती है। अगले दिन उनको नीलकंठ कहीं भी नहीं मिलता। जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी नीलकंठ को नहीं देखा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिलता कि नीलकंठ कहाँ गया। शहारत कहता है कि चलो उसके बॉक्स में देखते हैं, क्योंकि अब सबके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई थी। किरण जो है वो मना कर देती है कि कोई भी उसके रूम में जाके उसके बॉक्स को चेक नहीं करेगा। और उसी दिन किरण जो है वो उस इंक स्टैंड को उस बॉक्स में से निकालती हैं और वो जाके उस इंक स्टैंड को नदी में फेंक देती हैं। इस स्टोरी के एंड में पूरी फैमिली जो है अब वो अपने घर वापस गांव चली जाती है और उस घर में पूरा सन्नाटा छा जाता है। और वो जो कुत्ता था, पैट मॉन्ग्रेल जो था, वो रिवर के किनारे बैठ के ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है, जैसे कि उसका जो दिल है वो टूट जाएगा।